बंदे का बॉडी इतना मैसिव है कि इसकी एक स्टेप से ही पूरी धरती कांपने लगती है। लोगों को अर्थक्वेक्स पर बिलीव नहीं था, पर जब यंग हाइन चलता था तो लगता था जैसे दुनिया का एंड होने वाला है। सब लोग कंप्लीटली शॉक थे, पर वो अभी यंग है और सिर्फ कुछ टन्स का ही है। तो उसने मार्शल आर्ट्स का सुप्रीम लीडर बनने का ड्रीम देखा, पर उसकी नेक पर एक मच्छर का बैठना भी उसे लड़खड़ा कर गिराने के लिए काफी था। उसकी इतने जाइगेंटिक बॉडी के गिरने की आवाज कंट्री के दूसरे साइड से भी सुनी जा सकती थी। क्या यही वो बंदा है जो जापान में अर्थक्वेक्स ला रहा है? तुम्हारा बॉडी फैट और यूजलेस है, पर उसे पता था कि एक पॉइंट पर कोई आएगा और पूरे मुरिम को डिस्ट्रॉय कर देगा। वो अनग्रेटफुल सर्वेंट जो आगे आएगा वो ट्रूली इनक्रेडिबल है और उसने पूरे मुरिम को यूनिफाई कर दिया था। उसके पेरेंट्स भी उसके क्रिएट किए गए केओस में मारे गए थे, इसीलिए उसके जैसे ऑर्डिनरी और वीक बंदे को माइट सेक्ट्स के 6 मास्टर्स ने एज अ डिसाइपल एक्सेप्ट किया, जहां उसे एक ऐसी इन्फर्नल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा जहां जीना मौत से भी बदतर था। उन्होंने उसे जिंदा पियर्स करने की कोशिश की, जिंदा फ्रीज करने का ट्राई किया, उन्होंने फायर ट्राई किया। इसने उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाया और ये सब उसके मास्टर्स का प्लान था ताकि वो एक्सट्रीमली पावरफुल बन सके और फिर दुनिया का फेट चेंज करने के लिए उसे टाइम में वापस भेज दिया गया। पर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ह्यून की इस मोटी यूजलेस बॉडी में आ जाएगा जो मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस ही नहीं कर सकती। बैक इन द प्रेजेंट जैंग सुंग उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। जब शिन सोच रहा था कि सेक्ट के उस अनग्रेटफुल सर्वेंट को कैसे डिफीट किया जाए जो इतना कियोस क्रिएट करेगा, तभी उसे याद आया कि उसे उस सर्वेंट से पहले वर्जिन जिनसेंग ऑब्टेन करना होगा। डॉक्टर और शिन की केयर करने वाला आपस में उसकी हेल्थ को लेकर आर्ग्यू करते रहे और वो ठीक से कुछ सोच नहीं पा रहा था, जब तक कि उसे फाइनली याद नहीं आया कि उस सर्वेंट को 6 महीने बाद वर्जिन जिनसेंग मिल जाएगा। उसे राइट नाउ कुछ करना था। वो इमीडिएटली उठ खड़ा हुआ और अपने फादर को बोला कि उसे चलना है। उसके फादर ने तुरंत लोगों को सबसे बड़ी चेयर लाने का ऑर्डर दिया। चेयर उठाने वाले लोगों को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना जरूरी था, पर उसने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वो अकेले चलना चाहता था। फिर भी उसके फादर ने तुरंत गार्ड्स को उसकी हेल्प के लिए बुला लिया। ये एक ऐसा सीन था जिसने उस ओल्ड मैन की आंखों को नम कर दिया। वो 10 साल की एज के बाद से कभी अकेले नहीं चला था। आने वाले दिनों में उसने कोर्टयार्ड में 1 महीने तक चलकर बहुत हार्ड ट्रेनिंग की, पर उसकी 1 टन हैवी बॉडी में चेंज का कोई साइन नहीं दिखा। उसने चेक करने के लिए वेइंग स्केल पर भी स्टेप किया, पर पिग्स के पूरे हर्ड के चढ़ने पर भी हाइन थोड़ा सा भी नहीं हिला। पिग के साइड वाली रोप तक टूट गई, जबकि ह्यून ये याद करने का ट्राई कर रहा था कि उस सर्वेंट का नाम क्या था जो केओस लाएगा। उसका वॉसल उसे कंसोल करने का ट्राई कर रहा था कि वेट लूज करना कोई ओवरनाइट होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए डाइट पर फोकस करना, शुगर इंटेक रिड्यूस करना और प्रोटीन बढ़ाना जरूरी था, और फिर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइजेस करनी होंगी। यंग मास्टर की सिचुएशन को स्टेबलाइज होने में लंबा टाइम लग सकता था, पर ह्यून को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो बस उस अनग्रेटफुल सर्वेंट का नाम याद रखना चाहता था। ऐसा लगता है कि जब ह्यून का रीइंकार्नेशन हुआ तो वो उस सर्वेंट से जुड़ी अपनी सारी मेमोरीज भूल गया था। पर एनीवे, वो वर्जिन जिनसेंग की सर्च में एन ही प्रोविंस में अपीयर होगा। शायद वो इस अपॉर्चुनिटी के दौरान उसे ढूंढ सके। उस सीन के बारे में सोचते हुए जहां वो उसे अपनी इनविंसिबल स्ट्रेंथ से क्रश कर देगा, वो कंप्लीटली सैटिस्फाइड होकर हंस रहा था, ये इमेजिन करके कि उससे डील करने के बाद उसकी लाइफ कितनी पीसफुल होगी। व्हाट अ ड्रीम। उसके वैसल को लगता है कि वेट बहुत फास्ट लूज करने के साइड इफेक्ट से वो कंप्लीटली मैड हो चुका है। वो इस सडन चेंज से शॉक था और डॉक्टर को बुलाने दौड़ पड़ा। उसने इमीडिएटली ओल्ड जैंग को भागते हुए वहां लाया। जैंग सुयोंग, जिसने 30 की एज में एम्परर का पर्सनल फिजिशियन बनने के लिए सिलेक्शन एग्जाम दिया था, वो एक ही टाइम पर डॉक्टर बनने के लिए कई एक्सीलेंट टेस्ट से गुजरा। 50 की एज में उसे इनलाइटनमेंट मिली और उसने अपनी खुद की मेडिकल टेक्निक डेवलप की। यही उसका सेवियर था और उसे एक एथलेटिक बॉडी के साथ हैंडसम बनाने की थी। उसने पूछा कि क्या वो जल्दी से अलग अलग टाइप के वेट लॉस रेमेडीज प्रिपेयर कर सकता है। वो सुपर हैप्पी आदमी कहता है कि ये सच में पॉसिबल होगा। तो ह्यून पूछता है कि क्या ये 6 महीने में हो सकता है, पर इसके लिए 3 साल लग जाएंगे और उसे एक्सरसाइज करनी होगी। हिन ने अपने डॉक्टर को एक चार्लेटन बुलाते हुए उसकी नेक पर एक मच्छर मार दिया। हालांकि डॉक्टर ने उसे जल्दी वेट लूज करने में हेल्प करने के लिए एक मेथड सोचा। अगर वो लैंड पर चल नहीं सकता तो उसे अंडर वाटर चलना चाहिए। इवेंचुअली वो पास की एक स्ट्रीम पर पहुंचे। उस आदमी को पूरे रास्ते उठाने के बाद बाकी लोग पूरी तरह से थक चुके थे। हिन पानी में एंटर करने के लिए धीरे धीरे नीचे झुका। उसने सोचा कि अंडर वाटर चलने से उसकी बॉडी रिलैक्स होगी, उसकी बोन्स और मसल्स पर जो प्रेशर है वो रिलीव होगा। अचानक वो स्लिप हो गया और डीप वाटर में गिर गया। ऐसा लग रहा था कि वो अपने बड़े बलून जैसे बेली की वजह से फ्लोट करेगा, पर सडनली वो एक सबमरीन की तरह डूब गया और उसके वैसल ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया था, ये सोचकर कि वो हैप्पीली स्विमिंग कर रहा है। पर उस बेचारे वैसल को क्या पता था कि वो अब एक ऑक्सीजनलेस सबमरीन बन चुका था। वैसल को लगा कि उसमें एक प्रोफेशनल स्विमर बनने का पोटेंशियल है, जब तक कि दूसरे वैसल ने वार्न नहीं किया कि इस रिवर का स्लोप एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्टीप हो सकता है और वो एक सबमरीन की तरह डूब रहा होगा। वैसल ने बिना कुछ समझे पानी की तरफ देखा, पर अब उसे रियलाइज हुआ कि उसका मास्टर ड्राउनिंग डूब रहा है। वो पैनिक कर गया और उसे बचाने के लिए दौड़ा, पर बेसिकली उनके जैसा एक ऑर्डिनरी पर्सन हान की जायंट बॉडी को शोर तक नहीं ला सकता था। मीनवाइल यंग हान ने अपनी स्ट्रेंथ लूज करना स्टार्ट कर दिया। 2 साल की एज में इस बॉडी की मेमोरीज उसके माइंड में क्लियरली सरफेस पर आ गईं। उसे टेरेबल चीजों से गुजरना पड़ा था। उसकी मदर उसे प्रोटेक्ट करते हुए मारी गई थी। उस मोमेंट पर एक लड़की ने उसे शोर की तरफ खींच लिया और उसकी लाइफ बचा ली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलराइट, तो वो फाइनली अपने घर रिटर्न आ गए।
उस वक्त वैसल हान के फादर के एक्सट्रीम गुस्से का सामना कर रहा था, पर यह फाइंड आउट करने के बाद कि यह सब डॉक्टर की वजह से हुआ था, वो आदमी हान के फादर के हाथों ऑलमोस्ट आफ्टर लाइफ में जाने के बाद एक्सप्लेन करता है कि यंग मैन रिजेक्ट होने के बाद सैड था और उसने वेट लूज करने का डिसाइड किया। फिर उसने अंडर वाटर वेट लॉस मेथड मेंशन किया जो कि बहुत इफेक्टिव था, पर ह्यून की सिस्टर, वो औरत जिसने वाटरफॉल पर उसे बचाने के लिए अपनी मेड भेजी थी, कहती है कि वेट लूज करने के लिए वाटरफॉल में इतना डीप जाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब ह्यून के रूम में वो अपनी ब्यूटीफुल ओल्डर सिस्टर को देखकर दोबारा उठा। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी ब्यूटीफुल मेडन उसकी सिस्टर है। क्लियरली वो फैट और स्टूपिड था, पर उसकी एक इतनी ब्यूटीफुल सिस्टर थी, एक एक्सेप्शनल ब्यूटी। उसकी सिस्टर की मेड ने पूछा कि क्या वो उसे उठने में हेल्प कर सकती है। ह्यून को लगा कि उसके लिए अकेले ऐसा करना इम्पॉसिबल होगा, पर उसने उसे इजीली उठा लिया और कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट डे उसे उस जगह लाया गया जहां उसकी वेट लॉस ट्रेनिंग सेटअप की गई थी। सर्वेंट्स अजीब तरीके से काफी चीयरफुल थे। एक मैमथ जितने हैवी इंसान को कैरी करने के लिए लोगों को इतना हैप्पी देखना सच में ऑड था। जब वो पहुंचे तो हर कोई उसके लिए एक ओवरसाइज लिटिल पूल बना रहा था। ये ऑब्वियसली उसकी बड़ी बहन का आइडिया था, ताकि उसे अब उस डेंजरस स्ट्रीम की जरूरत ना पड़े। हिंग को ये थोड़ा अजीब लगा, पर एक बार जब उसने पूल फिनिश होते देखा तो वो थ्रिल्ड हो गया। लोगों ने उसे उसकी तरफ चलते देखकर स्माइल किया और इसके लिए उसे कांग्रेचुलेट भी किया। उन सबने एक ऐसी चीज पर इतनी हार्डवर्क की थी जो कंप्लीटली पॉइंटलेस लग रही थी। इसमें मजा कहां था। फिर उसने अपने वैसल से अपने अडॉप्टिव फादर जो फैमिली हेड थे उनके बारे में पूछा। वैसल की आंखों में वो ओल्ड मसल बाउंड आदमी बहुत नोबल लगता था, तो उसने कहा कि पेट्रियार्क वो ग्रेट सीनियर डिसाइपल थे जिसकी हर कोई रिस्पेक्ट करता था, ऑनेस्टी और वर्च्यू का एक सिंबल। पर ह्यून के लिए उसका फादर बस एक ओल्ड थर्की था। वैसल ने आगे ऐड किया कि जब भी अकाल आता वो अपने स्टोर्स ओपन कर देते थे और लोगों के साथ फूड और क्लोथ्स शेयर करते थे। एवरीवन, यही रीजन था कि पूरा टाउन उनकी रिस्पेक्ट करता था। हिम को जल्दी ही रियलाइज हो गया कि वो चाइल्डहुड से ही एक बर्डन रहा है। स्टिल अगर वो कुछ ना भी करे तो पेट्रियार्क का सन होने का मतलब था कि उसके पास हमेशा फूड और एक इजी कंफर्टेबल लाइफ होगी। वो जोर से हंसने लगा जिससे सब कंफ्यूज हो गए। नेक्स्ट डे पूल फिनिश होने के बाद हिम ने उसमें जंप किया और हर तरफ ह्यूज वेव्स भेज दी। फिर उसने अपने गार्ड को एक जाइंट स्टोन बॉल लाने को कहा ताकि ट्रेनिंग के लिए उसे अपने लेग से टाई कर सके। गार्ड ने वैसा ही किया जैसा ऑर्डर था। जैसे ही वो हिम के लेग से टाई हुआ, उस आदमी ने अपनी पूरी ताकत से उस स्टोन बॉल को हवा में उछाल दिया। ये पूल शैलो यानी उथला होना चाहिए था, पर हिमा टाइटैनिक की तरह सीधा बॉटम में गिर गया। वहां उसने एक ऐसी इंटरनल एनर्जी की प्रैक्टिस स्टार्ट की जो वाटर ट्रेनिंग के लिए बेटर सूटेड थी। उसके मास्टर्स ने स्पिरिचुअल एनर्जी हार्ट कल्टीवेशन टेक्निक नाम का एक मेथड बनाया था। कोर में एनर्जी स्टोर करने के बजाय ये हार्ट का यूज करता था और एनर्जी वेन्स की जगह ये ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव करता था। एट लास्ट उसने इस पर कंट्रोल पा लिया। एनर्जी वाटर के थ्रू स्प्रेड हुई और वो उसे सेंस कर सकता था, करंट को और यूज कर सकता था। फिर उसने शाओलिन के अल्टीमेट फिस्ट आर्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव अनलीश किया, मिस्टिक फिस्ट ऑफ 1000 फीट, और वाटर को इतनी जोर से स्ट्राइक किया कि उसमें केओस मच गया। उसके बाद वो अपनी पास्ट लाइफ की नॉलेज का यूज करके फास्ट इंप्रूव करने के लिए पागलों की तरह अंडर वाटर ट्रेनिंग करता रहा। सिर्फ एक मंथ में उसने टेक्निक मास्टर कर ली। अब वापस जाने का टाइम था। फर्स्ट उसे चेक करना था कि उसने कितना वेट लूज किया है, तो उसने अपने वैसल को स्केल लाने को कहा। अगर वेट लूज करना भी काम नहीं किया तो वो अपने मास्टर का फेस वापस कैसे करेगा। एक लॉन्ग वेट के बाद हिन का इनॉर्मस वेट थोड़ा कम हुआ था। इस बार कम से कम रोप तो नहीं टूटी। वो प्योर जॉय में हंसने लगा। उसके वैसल ने एडमिट किया कि उसने पहले उस पर डाउट किया था। अब हिन को फास्ट स्ट्रांग होना था ताकि उस केओस लाने वाले सर्वेंट को स्टॉप कर सके। तो उसने साइट में आने वाली हर चीज खा ली और फूड फुल्ली डाइजेस्ट होने से पहले कल्टीवेट किया। उसने ऐसा बार बार किया। फिर 2 मंथ्स गुजर गए। अब पूल के बॉटम में उसने एक ऐसी पाम टेक्निक का यूज किया जिसने पूरे सरफेस को हिलाकर रख दिया। उसकी वैसल को इस पर बिलीव नहीं हो रहा था। उसने फट से बोल दिया, वो एरोगेंट पिग ऐसा कुछ कैसे कर सकता है। राइट देन किसी ने पीछे से पूछा कि वो पिग किसे बोल रहा है। ये पेट्रियार्क थे और वो काफी गुस्से में थे। वो हिन के वैसल को ऑन द स्पॉट किल करना चाहते थे, पर उनके पर्सनल गार्ड ने सोल्जर्स को इमीडिएटली उस आदमी को ले जाने के लिए कहा। उसे पनिश करने के लिए नहीं, बल्कि यंग मास्टर के लिए किए गए सारे काम के बाद उसे रेस्ट लेने देने के लिए। वैसल ने खुशी के आंसू रोए। हिन के फादर थ्रिल्ड थे कि उनके बेटे ने वाटर को हवा में उछालने के लिए एक पाम हार्ट का यूज किया था। उनके बेटे में रियल मार्शल टैलेंट था। भले ही वो चाहते थे कि वो इसके बदले स्टडी करें, पर वो अभी भी उसकी मार्शल ट्रेनिंग को सपोर्ट करेंगे। फिर उनका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उन्होंने पैलेस को एक मैसेज सेंड करने के लिए पेपर और इंक मांगा। नेक्स्ट डे उसके फादर ने उसे हेवन का डिवाइन मैनुअल हैंड ओवर किया। हिम का फेस सीरियस हो गया। ये वो मैनुअल था जो खुद एम्परर ने दिया था। यही दिखाता था कि उसके फादर का कितना इन्फ्लुएंस था। उसके फादर ने कहा कि उन्होंने रिसेंटली एम्परर को बताया था कि हिम ने मार्शल आर्ट्स लर्न करना स्टार्ट कर दिया है, तो एम्परर ने पर्सनली उसके लिए पैलेस से बेस्ट मैनुअल पे किया। जो हिम नहीं जानता था वो ये था कि इसके लिए कितना हार्ड पुश किया गया था। ओल्ड मैन ने एम्परर को लगातार लेटर सेंड करके पूछते रहे कि क्या वो उन्हें भूल गए हैं। ये सब उन्हें यस बोलने के लिए प्रेशर करने के लिए था। ऑनेस्टली ये एक जेलस लवर का नखरा करने जैसा लग रहा था। ऑन टॉप ऑफ दैट उसका ब्रदर इन लॉ उसका मार्शल आर्ट्स टीचर बन गया। वो डैम चुन वू था, ह्यून की ओल्डर सिस्टर का हस्बैंड। बंदे ने प्राउडली क्लेम किया कि उसका स्कूल प्रोविंस में सबसे फेमस था। उनकी रियल स्किल से कंपेयर करे तो वो प्रोबेबली कुछ नहीं था, पर ह्यून अभी ये रिवील नहीं कर सकता था। तो उसके पास नील करके अपने ब्रदर इन लॉ को एज मास्टर एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। उनके फादर इतने टच थे कि वो ऑलमोस्ट रोने वाले थे, ये सोचकर कि उनका बेटा कब से इतना रिस्पेक्टफुल हो गया।
सच में ह्यून अपने ब्रदर इन लॉ की हेल्प के बिना वापस उठ ही नहीं सकता था। अगले कुछ दिनों तक उसने उसके अंडर ट्रेनिंग की और ये टॉर्चर जैसा लग रहा था। डैन चुनवू उसका कंटिन्यूअसली मॉक करता रहा और यहाँ तक कि उसे एक किलर व्हेल बुलाया। इस बात ने ह्यून को फ्यूरियस कर दिया और उसने सीरियसली अपने ही मास्टर को चैलेंज कर दिया कि वो प्रूव कर देगा कि वो पहले से बेसिक समझता है। डैन चुनवू को लगा कि ये एक जोक है और वो बर्स्ट आउट लाफिंग करने लगा, इतना लाउड कि वो उसे और भी वर्स बना दिया। पर जब ह्यून ने उसका मॉक किया और पूछा कि क्या वो स्कैर्ड है, तो उसने इंस्टेंटली फाइट एक्सेप्ट कर ली और चीजों को फेयर रखने के लिए अपनी इंटरनल एनर्जी सील कर ली। उसे अभी भी लगा कि वो काफी नहीं है, तो स्टार्ट करने से पहले उसने अपने आर्म्स भी टाई कर लिए। ह्यून ने अपनी कॉम्बैट टेक्निक का यूज किया। वो क्विक और पावरफुल थी, हालांकि उसकी हैवी बॉडी अभी भी स्लो डाउन कर देती थी। इवन उसका ब्रदर इन लॉ भी शॉक था। ह्यून फाइटिंग स्टाइल्स को इतनी नेचुरली कैसे ब्लेंड कर रहा था। ह्यून जानता था कि उसकी स्ट्रेंथ की लिमिट्स हैं, इसलिए उसे इस फाइट को फास्ट एंड करना था। उसने क्विकली अपने ब्रदर इन लॉ को नॉक डाउन कर दिया। बंदे ने रहम की भीख मांगी, पर ह्यून ने फिर भी उसे नॉकआउट करके खत्म कर दिया। लेटर वो इतनी बैडली हर्ट हो गया था कि खुद स्क्रैच खुजली भी नहीं कर पा रहा था और उसने अपनी वाइफ ह्यून की सिस्टर से अपना हेड स्क्रैच करने के लिए कहना पड़ा। उसे ये माइंड नहीं हुआ क्योंकि ह्यून ने ग्रेट काम किया था। उसने हमेशा बिलीव किया था कि वो एक मार्शल आर्ट्स जीनियस था। उसकी सिस्टर अपनी खुशी को हार्डली हाइड कर पा रही थी। एक और दिन ह्यून टाउन में वॉक कर रहा था। उसने लोगों को कभी इतना हैप्पी नहीं देखा था। मर्चेंट्स ने ट्रेड किया, बच्चे खेलते थे और उसने उसे पास्ट को याद दिलाया जब स्ट्रीट्स पर लाशें कवर थी। बैक देन हर कोई डर और भूख के साथ रहता था। उस कियोस सर्वेंट ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था और उनकी पीस को चुरा लिया था। अब जब लोगों ने ह्यून को देखा तो वो लोग एडमिरेशन, तारीफ में दौड़कर उसके पास आने लगे। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि यंग मास्टर सच में अपने पैरों पर चल रहा है। बिफोर लॉन्ग उन्होंने यूज गिफ्ट्स, यहाँ तक कि फूड भी देना शुरू कर दिया। वो तो बस वॉक पर निकला था, पर टाउन्स पीपल उसे तब तक खिलाते रहे जब तक वो और भी हैवियर फील करने नहीं लगा। वो लोग इतने काइंड थे कि वो खुद उन्हें रिफ्यूज नहीं कर पाया। इस चीज ने उसे मार्शल वर्ल्ड को सेव करने के लिए और भी डिटर्मिन्ड बना दिया। इतने अच्छे लोग मरना डिजर्व नहीं करते। फिर उसने एक मार्शल आर्टिस्ट को हाइड करके उसे वॉच करते हुए नोटिस किया। वो आदमी सरप्राइज था कि उस फैट बॉय ने उसे नोटिस भी कर लिया, पर ह्यून सडनली उसके पीछे अपीयर हुआ और बात करने का ट्राई किया। चौंक कर उस आदमी ने फुल फोर्स के साथ अटैक किया और ह्यून को हवा में उड़ा दिया। वो बंदा क्लियरली कोई ऑर्डिनरी फाइटर नहीं था। इस इंपैक्ट ने ह्यून को नॉकआउट कर दिया और अटैकर ने भागने के लिए इस चांस का यूज किया। जब ह्यून उठा वो फ्यूरियस था और उस आदमी को किल करना चाहता था जिसने उसे हिट किया था। आसपास के लोगों ने पूछा कि क्या वो ठीक है, और उसने ऐसा एक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, भले ही क्लियरली उसे हर्ट हुआ था। इसने उसे स्ट्रॉन्गर बनने के लिए और भी हार्ड पुश किया। सेम टाइम पर उसके फादर और सिस्टर बात कर रहे थे। उसके फादर एक मैरिज अरेंज करना चाहते थे ताकि ह्यून एक फेमस जनरल बन सके, पर उसकी सिस्टर को लगा कि ये अभी भी बहुत जल्दबाजी थी। उन्होंने गेस किया कि ह्यून में ये सडन चेंज नामगुंग की डॉटर के साथ उसकी एंगेजमेंट टूटने की वजह से आया है। एक ऐसी लड़की जो कभी मैरिज नहीं चाहती थी और सिर्फ अपने मार्शल पाथ को फॉलो करना चाहती थी। फिर भी ह्यून के फादर जल्दी ही दोबारा उसका हाथ मांगना चाहते थे। नामगुंग फैमिली के लोग ऑलरेडी आसपास थे और उसे रिजेक्ट करने का कोई पोलाइट वे सोचने का ट्राई कर रहे थे। मीनवाइल ह्यून वर्जिन जिनसेंग के बारे में पूछने के लिए बेगर्स डिस्ट्रिक्ट में गया, पर उसने बहुत देर तक सर्च किया और उसे कुछ नहीं मिला। किसी ने उसे बताया कि बेगर्स को इस एरिया से वैनिश हुए 20 साल से ज्यादा हो गए थे, जब से पेट्रियार्क ने उनके लिए घर बनवाए थे। ह्यून को स्टेट ट्रेजर के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, पर अब उसे कोई आइडिया नहीं था कि बेगर्स कहां चले गए हैं। सेम टाइम पर नामगुंग लॉर्ड मैरिज प्रपोजल की वजह से प्रोविंशियल ऑफिस में ह्यून के रिकॉर्ड्स चेक कर रहे थे। बेगर ने एक्सप्लेन किया कि ह्यून एक स्पेशल अडॉप्टेड सन है, इसलिए सेंट्रल बेगर ऑफिस की परमिशन के बिना उससे जुड़ा कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता। उन्होंने उनको सबसे ऊपर का रैंक दिया था क्योंकि वो पेट्रियार्क का बेटा था। क्योंकि दूसरी साइड रिच और पावरफुल थी, नामगुंग ने इमीडिएटली कॉइन्स का एक ढेर फेंक दिया और बोला कि वो कुछ भी पे करेगा। ये अभी भी काफी नहीं था क्योंकि वो बेगर नेटवर्क के रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते थे। फिर उसने एक रिंग निकाली जो कि एम्परर की सील थी। जिसके पास भी ये होगी उसे नामगुंग फैमिली की प्रोटेक्शन मिलेगी। इसकी वर्थ पैसों से मेजर करने से कहीं ज्यादा थी। राइट देन ह्यून बेगर्स हेडक्वार्टर्स पहुंचा, पर वो जगह किसी बेगर्स की होने के हिसाब से काफी ज्यादा फैंसी लग रही थी। एक गार्ड ने तो उसे फट तक कह दिया और वहां से लीव करने को बोला क्योंकि अंदर एक इंपॉर्टेंट गेस्ट था। ह्यून ने उसे इग्नोर किया और ये कहते हुए अंदर जाने का ट्राई किया कि वो पेट्रियार्क का बेटा है। गार्ड ने उसे फेस पर पंच करके आंसर दिया। इस इंसल्ट के बाद ह्यून सच में गुस्से में हो गया और उसने उसे पे बैक करने की प्रिपरेशन की, इस बार अपने खुद के एक पंच से। नामगुंग के रिंग हैंडओवर करने के बाद बेगर ने फाइनली उसे ह्यून की इंफॉर्मेशन दी थी। वो उसे रीड करने ही वाला था कि तभी बाहर एक फाइट शुरू हो गई। ह्यून उस गार्ड के साथ लड़ाई कर रहा था और उस आदमी को एडमिट करना पड़ा कि उसने इस फैट गाय को अंडर एस्टिमेट किया था। इतना हैवी बंदा इतनी फास्ट कैसे मूव कर सकता था? ह्यून ने कहा कि वो इन्फिनिट स्काई स्वॉर्ड यूज कर रहा है, पर गार्ड की लोअर लेवल स्किल के आगे इससे फर्क नहीं पड़ता। ह्यून ने कहा कि उसे बस एक अपॉलॉजी चाहिए और वो इस बात को जाने देगा। इसके बजाय ह्यून द्वारा नामगंग क्लैन की इंसल्ट करने पर वो आदमी और भी एंग्रियर हो गया। जिस मोमेंट गार्ड ने उसे थ्रेटन करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाली, ह्यून ने उसे एक ही मूव में गिरा दिया। उसके बाद बस उस आदमी की स्क्रीम ही सुनाई दी। फिर भी ह्यून ने उसे वापस ऊपर खींचा और बोला कि वो उसे कुछ मैनर्स सिखाएगा। फिर उसने गार्ड को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया जब तक कि ऊपर से किसी ने उसे रोकने के लिए शाउट नहीं किया। वो पर्सन क्विकली उनके बीच में लैंड हुआ। ह्यून पीछे हटा, पर उस न्यूकमर का उसे इजीली जाने देने का कोई प्लान नहीं था।
ह्यून ने इंस्टेंटली सेंस कर लिया कि उसने एक ब्रूटल मार्शल आर्ट का यूज किया है, इसलिए वो जानता था कि उसे सबसे पहले उसे रोकना होगा। अपनी हैवी बॉडी के साथ उस स्टाइल के अगेंस्ट डायरेक्ट क्लैश करना रिस्की था। वो ब्रूटल स्टाइल रोटेशन के थ्रू एक्सप्लोसिव पावर बूस्ट करता था और ह्यून उसे कैंसिल आउट करने के लिए रिवर्स रोटेशन यूज करना चाहता था। फिर उसने रियलाइज किया कि वो आदमी जो उसके सामने खड़ा था वो उसका ओल्ड मास्टर था और उसने अपना फोकस लूज कर दिया। ये उसकी पास्ट लाइफ का स्वॉर्ड मास्टर था, इसलिए ह्यून उन मूवमेंट्स को अच्छी तरह जानता था। फिर भी वो काफी बैडली पिट गया। उस आदमी ने रियलाइज कर लिया था कि ये फैट बॉय ऑर्डिनरी नहीं था जब ह्यून ने एक्सप्लोसिव लाइटनिंग मिस्टिक फिस्ट के फोर्स को डिस्पर्स कर दिया। जैसे ही ह्यून ने खड़े होने का ट्राई किया, उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चल रही थी। उस आदमी ने नोटिस किया और उसकी तरफ आगे बढ़ा, पर ह्यून के सबऑर्डिनेट्स उसे प्रोटेक्ट करने के लिए दौड़ पड़े। उसके तुरंत बाद ह्यून फिर से पास आउट हो गया, यानी बेहोश हो गया। उसके बाद ही बेगर डिवीजन चीफ वहां पहुंचा। बिल्डिंग से बाहर आया और उसने रियलाइज किया कि जो फैट बॉय उसके सामने है वो पेट्रियार्क का एडॉप्टेड सन है। वो भागकर पास आया और शाउट किया, चीफ के बेटे को इस तरह से हार्म पहुंचाने की हिम्मत किसने की? तुरंत सबने यंग नामगंग की तरफ हेटफुल आंखों से देखा, जो अचानक कंप्लीटली हेल्पलेस लग रहा था। उसने अपने फादर की तरफ देखा और उसी मोमेंट में सब कुछ समझ गया। उसने ह्यून की इंफॉर्मेशन फाइल फाड़ दी। ये अब यूजलेस थी और वो जानता था कि उसे अपने फादर का एंगर फेस करना पड़ेगा। अगर वो ह्यून का फ्यूचर इन लॉ नहीं होता तो उसे अब तक पनिश कर दिया गया होता। बेगर डिवीजन चीफ ने घुटने टेक कर माफी मांगी और पूरी सिचुएशन और भी खराब होती गई। फिर बेगर ने नामगंग से कहा कि उसे भी नील करके माफी मांगनी चाहिए। उसके सामने जो आदमी था उसकी एम्परर भी रिस्पेक्ट करते थे। ये सुनते ही नामगंग इमीडिएटली पैनिक कर गया और रहम की भीख मांगने के लिए घुटने टेक गया। पर ह्यून के फादर अभी भी गुस्से में थे। जिसने भी उनके फेवरेट सन को हर्ट किया उसे अपनी लाइफ से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर ह्यून थोड़ा अजीब सा दिखते हुए डोर से बाहर आया। अपेरेंटली उसकी सिस्टर ने उसे और ज्यादा हैंडसम दिखाने के लिए उस पे वो हेयर स्टाइल फोर्स किया था। बेगर डिवीजन चीफ शॉक था ये देखकर कि नामगुंग के बेटे का एक ब्लो झेलने के बाद भी ह्यून बिल्कुल ठीक चल रहा था। ह्यून सीधा नामगुंग फैमिली हेड के पास गया और उन्हें ग्रीट किया। फिर नामगुंग के बेटे से कहा कि वो उसका अंकल है, भले ही वो सिर्फ 17 साल का था। ह्यून ने इस मूवमेंट का बहुत लंबा वेट किया था क्योंकि ये बंदा पास्ट लाइफ में उसका मास्टर रहा था, तो उसने उसे बार बार थप्पड़ मारा। इसे दर्द हो रहा था पर ह्यून को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फ्यूचर में ये आदमी स्वॉर्ड किंग बनने वाला था, जो मेन सेक्ट के 6 सेंट्स में से एक होगा। अभी के लिए ह्यून ने फाइनली थोड़ा रिवेंज ले लिया था, उसके गाल खींचकर और उसे खुद को अंकल बुलवाकर। फिर भी वो उसे दोबारा देखकर जेन्युइनली हैप्पी था। वो इतना इमोशनल हो गया था कि वो रो पड़ा। हालांकि उस खुशी का एक रीजन फाइनली रिवेंज लेना भी था। तुम मुझे क्यों बुली कर रहे हो? उसके बाद सब बात करने के लिए बैठ गए। नामगुंग अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाया था कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैसे रिजेक्ट करें, पर ह्यून ने स्मूथली खुद ही रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा कि वो दुनिया को बचाने के लिए ट्रेनिंग में बिजी है, इसलिए शादी करने का ये राइट टाइम नहीं है। उसने ये भी पॉइंट आउट किया कि ये एंगेजमेंट एक पुराने प्रॉमिस की वजह से फोर्स की गई थी, बिना किसी भी साइड के अग्री किए। उसके लिए मैरिज वेट कर सकती थी। ये सुनकर उसके फादर स्टन्ड रह गए। ह्यून ने बैंडिट्स, थीव्स और इवल मर्सनरी से भरी एक ऐसी मार्शल वर्ल्ड के बारे में बात की, क्लियरली नामगंग और बेगर ग्रुप पर ताना मारते हुए। वो लोग सिर्फ शांत रह सके। किसी ने उसके साथ आर्ग्यू नहीं किया, तो ह्यून ने खड़े होकर कहा कि मैरिज इशू खत्म हो गया क्योंकि दोनों साइड्स अग्री करती हैं। फिर उसने बेगर चीफ को बुलाया और कहा कि उन्हें थोड़ी बात करनी है। उसे अभी भी वर्जिन जिनसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। उसे मुरिम के करंट स्टेट और उसकी ब्लड लाइन से जुड़े पुराने मास्टर्स के बारे में जानना था। उन्होंने जो किया था उसके लिए उसे बदला चाहिए था। उसने उन्हें भी वही दर्द देने का प्लान बनाया था जिससे वो अपनी लास्ट लाइफ में गुजरा था, और इसकी उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी आंखों में एक क्रूअल लुक था जब उसने रियलाइज किया कि अब फाइनली एक डिसाइपल लेने का टाइम आ गया है। वापस पूल पर आकर उसके वैसल ने उसे अपने रूम में लौटकर रेस्ट करने को कहा। ह्यून को तब तक कोई परवाह नहीं हुई जब तक उसकी सिस्टर अपनी मेड के साथ आकर उसे वही चीज ना कहने लगी। उसे रेस्ट करने की जरूरत थी। फिर उसके गार्ड ने उसके बगल में खड़ी उस बिना एक्सप्रेशन वाली औरत को नोटिस किया और उसे देखते ही उस पर फिदा हो गया। उसके लिए वो 2 पैरों पर चलती किसी सपने की तरह लग रही थी। ये जानते हुए कि उसने मूरियम वर्ल्ड में एंटर करने का प्लान बनाया है, उसकी सिस्टर ने पूछा कि क्या वो भूल गया है कि उनकी मदर के साथ क्या हुआ था। उनकी उन अनफिनिश्ड कामों की वजह से वहां मौत हो गई थी। ह्यून ने बस पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि वो अभी भी वीक और अनरिलायबल है। ये सुनकर वो सरप्राइज हो गई। उसने प्रॉमिस किया कि उनकी क्लैन के साथ ऐसा फिर कभी नहीं होगा क्योंकि वो ऐसा होने ही नहीं देगा। ये सुनकर उसकी सिस्टर स्माइल करने लगी। ये देखकर हैप्पी थी कि वो अब एक छोटा बच्चा नहीं रहा। उसने आराम से हमारे चबी यंग मास्टर का हेड रब किया और कहा कि वो सच में बहुत बड़ा हो गया है, मोस्टली साइडवेज। उसकी स्वीट सिस्टर उसके साथ इतनी नाइसली बिहेव क्यों कर रही थी? ये सब अजीब लग रहा था, या शायद फैमिली का फीलिंग ही यही होता है। उसके बाद बहुत लंबा टाइम निकल गया। फिर पूल का पानी उबलने लगा जैसे कोई उसमें से बाहर आया हो। उस पर्सन ने डिक्लेयर किया कि फाइनली टाइम आ गया है और वैसल दौड़कर आया और अपने मास्टर को केयरफुल रहने के लिए वार्न किया। क्या ह्यून फाइनली ट्रांसफॉर्म होने वाला था? हमारा हीरो एक लटकती हुई स्किन वाले स्किनी आदमी में बदल गया। बस उसे देखो जरा। ओह नो, रियली नो।
विंटर आई और हम उसके फादर के पैलेस में वापस आए। ओल्ड मैन ने उसे इतने पतले होकर बाहर ना जाने को कहा वरना हवा उसे उड़ा ली जाएगी। फिर भी ह्यून वैसे भी जा रहा था क्योंकि उसे नामगोंग के बेटे को ट्रेन करना था। तो वो खड़ा हुआ, बोला कि वो अनहुई में अपने अंकल से विजिट करेगा और पैकिंग शुरू कर दी। वो फाइनली थोड़ी फ्रीडम मिलने पर ग्लैड था और उम्मीद कर रहा था कि बिना किसी के नोटिस किए चुपके से निकल जाए। जो उसे नहीं पता था वो ये था कि उसके लिए एक ह्यूज कैरेज प्रिपेयर की जा रही थी जिसमें 20 से ज्यादा गार्ड्स थे। बाहर हर कोई उसके निकलने के लिए रेडी लग रहा था, पर उसके लिए वो बस बोझ थे। तो उसने एक प्लान बनाया। उसने सबको ड्रिंक्स के लिए अंदर बुलाया और अनाउंस किया कि हम आज नहीं कल जाएंगे। उसकी सिस्टर ने गुड बाय कहने का प्लान बनाया था, पर जब उसने पिए हुए आदमियों के साथ अपने भाई की आवाज सुनी तो उसने बाहर वेट करना चूज किया। मीनवाइल गार्ड्स को ह्यून ने ड्रग कर दिया था, अल्कोहल से नहीं बल्कि एक ऐसी चीज से जिसने उनकी इंटरनल एनर्जी बिखरा दी थी। वो मॉर्निंग तक मूव नहीं कर पाएंगे। ये एक पैरालिसिस पॉइजन था जो उसके डॉक्टर ने इमरजेंसीज के लिए उसे दिया था। वो निकलने ही वाला था कि तभी उसकी सिस्टर आई। उसने उसे हक किया और कहा कि सेफ रहे, ज्यादा हार्ड पुश ना करे और थक जाने या डरने पर किसी भी टाइम घर लौट आए। वो और उनके फादर हमेशा उसकी वेट करते रहेंगे। फिर उसने स्टेबल से एम्परर का सबसे फाइनेस्ट हॉर्स लिया और अपनी ट्रिप स्टार्ट कर दी। अगले दिन वो एक स्मॉल विलेज में पहुंचा, पर लोकल्स अभी भी उसे किसी क्रिमिनल की तरह देख रहे थे, बेस्ट केस में किसी मुर्गी चोर की तरह। तो वो खुद को यू क्लैन के एक ऑफिसर के रूप में दिखाता है और क्लेम करता है कि वो अपने मास्टर के बेटे के लिए कुछ ढूंढ रहा है। उसने पूछा कि क्या किसी ने माउंटेन पर कोई रेड ग्लोइंग स्टोन देखा है। विलेजर्स कंफ्यूज थे जब तक कि एक ओल्ड मैन ने ये नहीं कहा कि उसने सनसेट के टाइम माउंटेन पर वॉक करते हुए वो लाइट देखी थी। वो इवनिंग सन में रिफ्लेक्ट करती हुई रेड बीम जैसी लग रही थी। और ह्यून ने तुरंत पूछा कहां। उस जगह का नाम पगोड़ा माउंटेन था, पर ओल्ड मैन ने उसे वहां जाने से बॉर्न किया। ये 9 ड्रैगन्स क्लैन का एरिया था और वो लोग नॉर्मल बैंडिट्स नहीं थे, वो लोग खूंखार थे। इस बात ने ह्यून को और भी कन्विंस कर दिया कि वो राइट प्लेस पर है। तो उसने ओल्ड मैन से उसे वहां गाइड करने को कहा। वो आदमी शुरू में डरा हुआ था, पर ह्यून के रोने जैसे फेस के साथ रिक्वेस्ट करने पर उसने हाँ कर दी। दोनों फॉरेस्ट की तरफ चल पड़े। करीब पहुंचने पर ह्यून ने ओल्ड मैन की लाइफ रिस्क में डालने से इनकार कर दिया। उसने सिर्फ डायरेक्शंस पूछी और उस आदमी ने रास्ता पॉइंट कर दिया। ह्यून ने प्रॉमिस किया कि उसे इसका रिवॉर्ड मिलेगा। सनसेट के टाइम वो रेड लाइट अपीयर हुई। वो वर्जिन जिनसिंग था। ह्यून फुल स्पीड में मूव किया और स्ट्रीम को क्रॉस करते हुए सोचा कि अगर किसी ने उसे ढूंढ लिया तो अंडर वाटर फाइट करने से उसे फायदा मिलेगा। आखिर में वो 9 ड्रैगन स्ट्रॉन्ग होल्ड पर पहुंच गया। वो किसी डायरेक्ट फाइट से बचना चाहता था, इसलिए उसने वर्जिन जिनसिंग को सर्च करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी फैलाई। इसके बजाय उसने एक बैंडिट को एक औरत को पीटते हुए पाया और जब उसके बच्चे ने रोना शुरू किया तो बैंडिट उस बच्ची की तरफ मुड़ा। एक सेकंड के लिए ह्यून झिझका, पर फिर वो बीच में आ गया। एक इंस्टेंट में बैंडिट जमीन पर डेड गिरा। ह्यून इंटरफियर नहीं करना चाहता था, पर एक बार जब उसने उस मदर और चाइल्ड को देखा तो उसने इसे खत्म करने का डिसीजन लिया। पास की हट से और भी गार्ड्स निकल कर आए और हमारे सैगी हीरो ने चुपचाप उन सबको सुला दिया। उन्हें कैबिन के अंदर खींचने के बाद उसने कई दूसरे विलेजर्स को वहां लॉक पाया। वो उन्हें पीछे छोड़कर नहीं जा सकता था। प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग टेरिफाइड थे और उन्हें कंट्रोल करना हार्ड था। तो उसने उस चाइल्ड की मदर को उन्हें संभालने को कहा और जल्दी से एक प्लान लेआउट किया। जब एक गार्ड अपने गायब दोस्तों को ढूंढने कैबिन में आया तो उसने सबको सोते हुए देखा और इंस्टेंटली फिगर आउट कर लिया कि जरूर प्रिजनर्स ने कुछ किया है। उसने चिल्लाने करने के लिए अपना माउथ ओपन किया, पर सैगी मैन ने उसके नेक पर स्ट्राइक करके बाकियों की तरह उसे भी सुला दिया। अब प्लान शुरू हो सकता था। पहला टारगेट मेन गार्ड पोस्ट था। सैगी मैन पलक झपकते ही एरिया क्रॉस करके टावर के नीचे पहुंचा। एक हाथ में टॉर्च थी और दूसरे हाथ में पूरी पावर से भरा स्ट्राइक। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसमें डालकर उसने अपनी पूरी ताकत के साथ पोस्ट पर हिट किया और पूरे गार्ड टावर को ड्यूटी पर तैनात गार्ड के साथ नीचे गिरा दिया। किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। फिर उन्हें याद आया कि ये एक सिग्नल था, सबको इवैक्यूएट करके भागना होगा। सेम टाइम पर एक फिगर क्रेजी स्पीड में उनके पास से गुजरा, टॉर्च पकड़े हुए वो लूज स्किन वाला आदमी। वो वहां बने एक कैबिन को जलाने के लिए भागा। आज रात उसने डिसाइड कर लिया था कि उस प्लेस को कियोस में टर्न कर देगा। पास के एक और कैबिन में कुछ बैंडिट सो रहे थे। अचानक हुई हार्श चमक से वो उठ गए। पहले से ही कई कैबिन जल रहे थे। ह्यून सब उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ, ब्लंटली कहते हुए कि वो ही है जिसने आग लगाई है। लूज स्किन वाले आदमी ने उस कैबिन को भी बर्न किया। फिर वो भागता गया और ज्यादा बिल्डिंग्स को आग लगाई, लंबे टाइम तक चलने वाली फाइट से बचते हुए। जल्दी ही एक बैंडिट्स के ग्रुप ने उसको स्पॉट कर लिया। उसके लिए वहां से भाग निकलना ही सही होता, पर किसी दूसरे ने उसे रोक लिया। ह्यून संग ने उसके हमले को आसानी से रोक के तुरंत उसको चक्कर आने की हालत में ला दिया। वो लूज स्किन वाला आदमी उस रात विलेज में बिजली की तरह तबाही मचा रहा था और उसे रोकने वाला वहां पर कोई नहीं था। गेट पर 2 गार्ड्स खड़े थे जिनका ध्यान एक पत्थर फेंकने की आवाज से भटका। एक ने झुक के पत्थर उठाया ही था कि अचानक उसके पीछे बहुत तेज रोशनी हुई और गावर तभी समझा कि वो जिस प्लेस पे खड़ा है वहां पीछे आग लग चुकी है। दोनों गार्ड्स मदद के लिए वहां से भागे और जो भी वहां गेट के पास छुपे थे उन्होंने उस चांस को अपनी आजादी के लिए चुना। उस लड़की की मां सिर्फ दुआ कर रही थी कि जो वॉरियर उन्हें बचाया वो वहां से सेफली निकल जाए और वो वहां से पूरी ताकत लगाकर भागी। हमारा हीरो कैंप से पूरी स्पीड में निकला जिससे सबका ध्यान उस पे हो गया, पर अब उसकी ताकत भी कम हो रही थी। उसकी स्पीड पर भी अब किसी और का वार हो चुका था। हमला इतनी स्पीड का था कि ह्यूंग सुंग भी रोक नहीं पाया। लूज स्किन वाले आदमी को अटैक से काफी गहरा दुख पहुंचा था, जिसके कारण वो कई मीटर उड़ गया।
रॉक ने ये आवाज मारी कि इंट्रूडर कौन है, और जब उसको वहां पे किसी का पता नहीं चला तभी और दुश्मनों ने उसे घेर लिया, यहाँ तक कि उसके बैंडेजेस और अगली फेस को बनाया मजाक। हर जगह गार्ड्स आ चुके थे और लेटेस्ट हिट से सच में ही खतरा दिख रहा था। रॉक ने अपने बंदों को आग बुझाने के लिए कहा जबकि वो उस हीरो को रोक रहा था। ह्यूंग सुंग शांत बैठा था क्योंकि वो वहां रिस्टोर करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी, वो वहां बैठा रहा अपनी सांसें नॉर्मल करते हुए। ऐसे स्ट्रॉन्ग और फास्ट फाइटर्स ढूंढना जो बैंडिट्स बनने के लिए तैयार हों इतना आसान नहीं था। जैसे जैसे लीडर बात करता रहा वो ह्यूंग संग के अजीब बिहेवियर के बारे में सोचने लगा। क्या ये आदमी सच में इन सबके बीच मेडिटेशन कर रहा था? जल्दी ही ह्यूंग संग रिकवर हो गया। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी टेरिफाइंग हो चुकी थी और उसने पूछा कि एक भेड़िया वुल्फ कभी किसी छोटे कुत्ते के पपी की गुलामी क्यों करेगा? ये सुनकर लीडर ने इंस्टेंटली अपने आदमियों को अटैक करने का ऑर्डर दिया जो उस पर ऐसे टूटे जैसे उसे जिंदा ही कुचल देंगे। एक ही ब्लो के बाद उसका मास्क निकल गया और उन आदमियों ने उस लूज स्किन के नीचे छिपा उसका फेस देख लिया। फाइट चलती रही। ह्यून संग इनक्रेडिबली फास्ट था और भले ही बैंडिट्स उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे पर उन्होंने मिलकर बढ़िया काम किया। अपने अटैक्स कंबाइन करके वो फाइनली लूज स्किन लॉर्ड तक पहुंच गए और उसे जमीन पर गिरा दिया। जब बहुत सारे हाइनास मिलकर हमला करें तो एक शेर भी गिर सकता है। ये रियलाइज करके कि अब उसके पास कोई चॉइस नहीं बची है, ह्यून संग ने अपना स्टाइल चेंज किया। उसकी बॉडी अब लाइटर और अनप्रिडिक्टेबल हो गई। तभी उसने इमॉर्टल स्टेप ऑफ द 8 ट्रंक्स का यूज किया ताकि गार्ड्स के बीच से आसानी से निकल सके। यहाँ तक कि लीडर भी उसके उन मूवमेंट्स को देखकर शॉक था। फिर यनसंग ने दोबारा शिफ्ट किया और शैडोलेस फ्लाइट टेक्निक का यूज किया। वो लीडर की तरफ एक लाइटनिंग की तरह लपका। उन्होंने स्प्लिट सेकंड में एक दूसरे पर ब्लोज ट्रेड किए पर यनसंग काफी नहीं था। लीडर उस अटैक से मरने वाला नहीं था। अपनी सारी पावर एग्जॉस्ट करने के बाद बचने का उसके पास एक ही रास्ता था, क्लिफ से कूद जाना। नीचे गिरते हुए उसने एडमिट किया कि वो अभी भी उन सबको हराने के लिए इतना स्ट्रांग नहीं है। फिर भी यनसंग ने कसम खाई कि वो वापस आएगा और उन सबके सिर काट देगा और फिर अपनी मिडिल फिंगर रेस करते हुए किनारे से गायब हो गया। इसने द रॉक को अपने आई पैच के नीचे गुस्से से घूरते हुए छोड़ दिया। उसने अपने बंदों को ऑर्डर दिया कि जाकर क्लिफ के नीचे से उस लूज स्किन लॉर्ड की बॉडी रिकवर करें, पर उसका एक बंदा बुरी खबर के साथ भागता हुआ आया। हॉस्टेजेस गायब थे। ये सुनकर उस बॉल्ट गंजे लीडर को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और अब वो उस लूज स्किन लॉर्ड को हर हाल में मरा हुआ देखना चाहता था। मीनवाइल जैसे ही यूनसोंग क्लिफ से गिरता है वो हेड फर्स्ट डाइव करता है। उसका बस एक ही गोल है कि पानी को सॉफ्टली हिट करे जितना वो कर सकता है, एक ड्रिल की तरह स्पिन करते हुए। उसका रियल ऊंचाई से आई फोर्स के साथ बॉटम में टकराने का था। वो खुद को स्लो करने में मैनेज कर लेता है पर फिर कुछ उसे और गहराई में खींचने लगता है और एक बार फिर वो एक पत्थर की तरह डूबने लगता है। लंबे टाइम तक पानी के बहाव करंट में बहने के बाद वो फाइनली दूसरी तरफ एक कीव में आकर निकलता है। उस ब्रूटल फाइट के बाद वो सिर्फ आराम रेस्ट करना चाहता था पर उसके दिल की एनर्जी अचानक पास की किसी चीज पर रिएक्ट करती है। ये उसे आगे बढ़ने के लिए अर्ज करती है और जल्दी ही उसे रियलाइज हो जाता है कि वो क्या है, द वर्जिन जिनसेंग। केव में थोड़ा और डीप स्विम करने के बाद ह्यूनसंग जो देखता है उसे स्टन्ड रह जाता है। ठीक उसके सामने द वर्जिन जिनसेंग थी जो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा छोड़ रही थी। वो इतना हैप्पी हो जाता है कि ऑलमोस्ट रोने लगता है। फिर उसे बेगर का वो झूठ याद आता है कि इसे ढूंढना आसान होगा। अगर उसे वो बंदा दोबारा मिला तो उस झूठ के लिए वो उसे जिंदा जला देगा। एक और सेकंड वेस्ट किए बिना वो दौड़ता है और अपने खाली हाथों से जिनसेंग को झटके से उखाड़ लेता है। ये सच में लेजेंडरी वर्जिन जिनसेंग है और अब ये उसका है। वो आसपास चेक भी करता कि शायद ये किसी तरह का प्रैंक हो, पर नहीं, वो अभी भी पहले जैसा भीगा और भारी था। वो खुशी खुशी उस जिनसेंग को डिवावर खा लेता है। तुरंत ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ने लगती है। ये फीलिंग इतनी अच्छी थी कि वो बिना रुके खाता जाता है। फिर वो कल्टीवेट करने बैठ जाता है, ये सोचकर थ्रिल था कि वो आखिरकार उन सबसे ऊपर उठ सकता है जिन्होंने उसे हमेशा नीच समझा। वापस विलेज में ह्यूनसंग का वैसल उसे ट्रैक डाउन करने का ट्राई कर रहा है पर क्योंकि ह्यूनसंग ने फेक नेम यूज किया था उसको उसका कोई ट्रेस नहीं मिलता। वो यहाँ क्यों है इसकी वजह जुड़ी है एट्रिया के मैंशन से। जब वो सो रहा था उस गुस्से वाले मोटे आदमी के फादर चिल्लाते हुए दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। वैसल को सोता हुआ देखकर वो आदमी उसे पीटने लगता है और कहता है कि वो उसे हमेशा के लिए सुला देगा। इसी वजह से वो वैसल वहां से भागकर इस विलेज में आ गया ह्योनसुंग को सर्च करते हुए। कुछ देर बाद उसे उस फैट मैन का हॉर्स मिल जाता है और वो डेस्परेटली एक लड़के से पूछता है कि उसका ओनर कहाँ गया। जैसे ही वो सुनता है कि ह्योनसुंग पगोडा माउंटेन गया है जहाँ बैंडिट्स रहते हैं वो और भी जोर से रोने लगता है, बस ये इमेजिन करके कि उसके मास्टर को क्रिमिनल्स पीट रहे होंगे। वो पैनिक में दौड़ पड़ता है। कहीं और इस कपकपा देने वाले फॉरेस्ट में तेज बारिश हो रही थी। जो विलेजर्स बच गए थे वो पास के विलेज की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे। कोई करीब ही छुपकर वेट कर रहा है। ये वही गाइड है जो ह्यूनसंग को यहाँ लाया था और अब उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रहा है। वो औरत हेल्प करने के लिए उसका थैंक्स करती है। ओल्ड मैन पूछता है कि क्या उसने बैंडेजेस में लिपटे किसी यंग आदमी को देखा है। उसका मतलब उन्हें बचाने वाले से था और वो जानती थी कि वो अकेले ही पहाड़ी बैंडिट्स का सामना करने के लिए पीछे रुक गया था। वाटरफॉल के पास बैंडिट्स फ्यूरियस हैं क्योंकि उन्हें अभी भी वो लूज स्किन्ड आदमी नहीं मिला। तभी उनमें से एक फॉल्स की तरफ इशारा करता है। एक आदमी पानी से बाहर आते हुए कहता है कि वो ऑलमोस्ट डूब गया था। बैंडिट्स को समझ नहीं आ रहा कि वो वाटरफॉल के बीच से बाहर कैसे आ गया, पर वो आदमी कहता है कि उन्होंने उसकी मुसीबत कम कर दी। वो वैसे भी उन्हें ही ढूंढने आने वाला था। उनमें से कोई नहीं जानता था कि अब ये आदमी कौन है। अपने बालों को साइड करते हुए वो पूछता है कि क्या वो लोग उसी को नहीं ढूंढ रहे थे। फिर भी वो ब्लैंकली खाली नजरों से घूरते रहते हैं। ह्यूनसंग की अपीयरेंस इतनी ज्यादा चेंज हो चुकी है कि वो लोग उसे बिल्कुल पहचान नहीं पाए। अब आप शायद ही उसे लूज स्किन मैन कह सकते हो। कोल्ड और काम लग रहा ह्यूनसंग उन्हें अपने कपड़े निकालने को कहता है। जब वो रिफ्यूज करते हैं तो वो एक आदमी के सर पर सीधी किक मारता है। एक हिट में वो वहीं ढेर हो जाता है और उसने माना का यूज तक नहीं किया।
बाकी सब फ्रीज हो जाते हैं डर से कांपते हुए, जबकि ह्यूनसंग कंप्लेन करता है कि उसके नए कपड़े ऑलरेडी गंदे हो चुके हैं, तो अब उसे और चाहिए। वो ये बात उन आदमियों को घूरते हुए कहता है जो जानते थे कि वो अब अपने कपड़े खोने वाले हैं। जल्दी ही वो सब बस अपने अंडरवेयर में खड़े रह जाते हैं। ठंड से कपकपाते हुए ह्यूनसंग अपने नए वेपन को ग्रिप करता है, फिर उसे टेस्ट करने का डिसाइड करता है। कांपते हुए बैंडिट्स नोटिस भी नहीं कर पाते कि उनके साथ क्या होने वाला है। एक सेकंड में एक का सर क्लीनली धड़ से अलग हो जाता है। ह्यूनसंग हंसने लगता है और पूछता है कि क्या वो वाकई वहां खड़े रहकर मरने का वेट करने वाले हैं। वो तुरंत रहम की भीख मांगते हैं, पर ह्यूनसंग इनकार कर देता है। वो पहले ही उन सबके सर काटने का प्रॉमिस कर चुका था। वो लोग दहशत में भागते हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। हंट शुरू होता है। उस दिन माउंटेन के नीचे मौजूद हर कोई साफ कर दिया जाता है। आउट। कोई भी ह्यूनसंग से बच नहीं सकता। उसके बाद वो नोटिस करता है कि उसके कपड़े फिर से गंदे हो गए हैं, तो वो वॉशअप करने के लिए रिवर बैंक जाता है। फिर वो पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखता है और स्टन रह जाता है। वो लूज स्किन्ड आदमी अब जा चुका था। अब वो अनबिलीवेबली हैंडसम लग रहा था। उसे जल्दी ही रियलाइज होता है कि ये वर्जिन जिनसेंग ही था जिसने उसे इतना चेंज कर दिया। अपने नए फेस को देखकर वो हैप्पी और एम्बैरेस्ड दोनों था। अब वो अपनी सिस्टर की तरह ही ब्यूटीफुल लग रहा था, पर अचानक आई स्क्रीम्स उसे इंटरप्ट करती हैं। वो माउंटेन के टॉप से आ रही थी। वहां गाइड को बैंडिट्स टॉर्चर कर रहे थे। सर्वाइवर्स को फिर से कैप्चर कर लिया गया था। गाइड उन्हें उस लूज स्किन्ड आदमी के बारे में कुछ भी बताने से रिफ्यूज कर देता है और वो उसे दोबारा विप मारने ही वाले थे, तभी एक बैंडिट कुछ नोटिस करता है और पूछता है कि एक आदमी वहां स्नो में खड़ा उन्हें क्यों देख रहा है। ह्योनसुंग नीचे झुकता है और एक अजीब सा मोशन करता है। बैंडिट सोचते हैं कि क्या वो सच में अपने हाथ से स्नो उठा रहा है। शायद वो खेलना चाहता है, पर उसकी फेंकी हुई स्नोबॉल एक बॉम्ब की तरह हिट करती है। कई बैंडिट्स एक साथ ढेर हो जाते हैं और किसी और चीज से नहीं बल्कि सिर्फ स्नोबॉल से। जो कोई भी रेजिस्ट करने का ट्राई करता है उसे ब्लाइंडिंग स्पीड से काट दिया जाता है। बैंडिट्स उसकी स्पीड को बैरली फॉलो कर पाते हैं जब वो ऊपर जाता है और फिर नीचे आते वक्त उन्हें चीरते हुए निकल जाता है। जो कोई भी उस पहले अटैक से बच जाता है उसे मून डिस्ट्रॉयर स्ट्राइक से फिनिश कर दिया जाता है। सिर्फ एक आदमी जिंदा बचता है। ह्यूनसंग पूछता है कि क्या उसे उससे डर लग रहा है, पर यहाँ अब कोई जानता ही नहीं कि वो कौन है। ओल्ड गाइड पेन में कफ करता है और उस आदमी की काइंडनेस याद करके जिसने उसे माउंटेन के थ्रू लीड किया था, ह्यूनसंग रेत से जल उठता है। वो पूछता है कि क्या इस आदमी ने ये किया है, और वो सर्वाइवर जल्दी से झूठ बोल देता है। ह्यूनसंग अपने स्पीयर के एक स्विंग से आंसर देता है और उसे 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देता है। सर्वाइवर्स ह्यूनसंग से उन्हें छोड़ देने की भीख मांगते हैं, पर वो उनके लिए नहीं आया था। वो उस आदमी को बचाने आया था जिसने उसकी हेल्प की थी। गाइड फाइनली रियलाइज करता है कि उसके सामने कौन खड़ा है। ह्यूनसंग उन्हें विलेज लौटने के लिए कहता है। ये देखकर कि गाइड बोल तक नहीं पा रहा, ह्यूनसंग उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी भेजता है और उसके घाव को जलाकर बंद कर देता है। ये एक रफ ट्रीटमेंट है, पर अभी के लिए वो यही कर सकता था। वो पूछता है कि क्या कोई गाइड को कैरी कर सकता है, फिर उन्हें विलेज की तरफ बढ़ने और पीछे मुड़कर ना देखने का ऑर्डर देता है। वो तुरंत ओबे करते हैं। ह्यूनसंग फिर कसम खाता है कि वो उन माउंटेन बैंडिट्स पर हेवन का पनिशमेंट लाएगा। बैंडिट विलेज के गेट पर गार्ड्स ये सोच रहे हैं कि विंटर के एक क्लियर दिन में थंडर क्यों गरज रहे हैं। एक सेकंड बाद उनमें से एक का सर इतनी फास्ट धड़ से अलग हो जाता है कि उसे रियलाइज ही नहीं होता कि वो मर चुका है। दूसरा भी उसी स्ट्राइक में मारा जाता है। ह्यूनसंग एक डीप ब्रेथ लेता है और उस बॉल्ड लीडर को बाहर आने और फाइट करने के लिए रोर करता है। उसने इन जानवरों को कोई मर्सी ना दिखाने का प्लान बनाया है। उसके रास्ते में आने वाली हर चीज काट दी जाएगी। वो बैंडिट्स को ऐसे चीरते हुए निकलता है जैसे उनकी कोई औकात ही ना हो, और आसानी से एक साथ कई लोगों को ढेर कर देता है। आज ह्यूनसंग इस पूरे क्लैन को इरेज करने की मूड में है। देखने वाले सब लोग बस डर से कांप सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगला नंबर उनका है। तभी एक एरो ऑलमोस्ट ह्यूनसंग को हिट करता है। बॉल्ड लीडर का ग्रुप आ चुका है। ह्यूनसंग को एग्जैक्टली यही चाहिए था। अब उसे पहले से भी ज्यादा स्किल के साथ फाइट करनी है। टाइमिंग परफेक्ट है। एक फेमिलियर आवाज गूंजती है। वही वाइल्ड वैसल बैंडिट कैंप को क्रश करने के लिए आदमियों के साथ वहां आ चुका है। गार्ड्स बैंडिट्स पर चार्ज करते हैं और वैसल भी बहुत अच्छी फाइट करता है। वो वाकई खुद को हैंडल कर सकता है। बॉल्ड लीडर अपने आदमियों को डटकर फाइट करने को कहता है, पर खुद भागना चूज करता है। ह्यूनसंग का उस कीड़े को एस्केप करने देने का कोई इंटेंशन नहीं था। बॉल्ड मैन को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका पीछा करने वाला अभी भी उसके पीछे पड़ा है, और वो अभी भी ह्यूनसंग के नए फेस को पहचान नहीं पा रहा था। तभी वो उठी हुई मिडिल फिंगर देखता है और अचानक उसे सब कुछ याद आ जाता है। उसका डर अब और भी वर्स हो जाता है। वो हॉरिफाइड था। कोई एक रात में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। अब उसे ह्यूनसंग की ओवरवेलमिंग पावर समझ आती है। वो अपने घुटनों पर गिरता है और रहम की भीख मांगता है। वो औरतें, फूड, यहाँ तक कि गोल्ड भी ऑफर करता है, पर ह्यूनसंग पूछता है कि क्या बैंडिट्स ने किसी और पर रहम दिखाया था। आज वो उसे हेवन के नाम पर पनिश कर रहा है। फिर ह्यूनसंग वही करता है जो वो यहाँ करने आया था। तभी वैसल वहां आता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर उसे रियलाइज नहीं होता कि उसके सामने खड़ा आदमी उसका यंग मास्टर है। इसके बजाय वो पूछता है कि ह्यूनसंग कहाँ है। फिर वो इस बारे में बकबक करने लगता है कि फैमिली कितनी फूलिश है। यंग मास्टर को उसके फादर की तरह रूड, अगली, बैड टेम्पर्ड बताता है और कहता है कि वो एक ऑक्स की तरह खाता था। ह्यूनसंग ब्रीफली अपने ही वैसल को जान से मारने के बारे में सोचता है, पर एक बार जब वैसल को पता चलता है कि ये सच में उसका यंग मास्टर है, उसकी ट्यून जल्दी ही चेंज हो जाती है। अचानक से ह्यूनसंग इनक्रेडिबली हैंडसम हो जाता है और उन्हें जल्दी से वापस जाना होगा इससे पहले कि पेट्रियार्क उसे मार डाले। पर ह्यूनसंग का अभी भी उस केओस सर्वेंट के साथ अनफिनिश्ड बिजनेस था। तो वैसल ने वो डिवाइन विप निकाली जो वो तब यूज करता था जब वो एक इंस्पेक्टर था। ह्यूनसंग का इस सब के साथ चलने का कोई प्लान नहीं था, तो उसने वहां से भागने का ट्राई किया। इसके बजाय बटलर ने उसे विप से पकड़ लिया और घसीटते हुए वापस ले आया।
रास्ते में ह्यूनसंग ने वैसल पर अटैक किया जिसने उसे ब्लॉक कर दिया। सब लोग शॉक थे। सिर्फ कुछ महीनों बाद ही यंग मास्टर इतना स्ट्रांग हो गया था कि वो एक फॉर्मर इंस्पेक्टर पर प्रेशर डाल सकता था। आदमी के गार्ड के अगेंस्ट एक ही ब्लो ने उसे कई स्टेप्स पीछे धकेल दिया, पर फिर पीछे से हुए एक अटैक ने ह्यून को ऑफ गार्ड पकड़ लिया। वैसल्स को जल्द ही समझ आ गया कि उन्हें अपने बॉस को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। टीआर का ऑर्डर फॉलो करना ही था। फाइट अपने पीक पर पहुंचने ही वाली थी और सब लोग डेड सीरियस थे। ठीक तभी ओल्ड गाइड वहां आ गया। उसने उन्हें बचाने के लिए ह्यून को थैंक यू कहा और बताया कि प्रिजनर सेफली निकल गए हैं। इस बार वो सच में डीपली ग्रेटफुल थे। ह्यून ने बहुत से लोगों को बचाया था। जब वो गुड बाय कहने में डिस्ट्रैक्टेड था, वैसल ने चुपचाप उसे बांध लिया और घसीट कर ले गया, जबकि ह्यून पूरे टाइम चिल्ला रहा था। फिर वैसल ने उसे इजीली कैरी करने के लिए उसे नॉकआउट कर दिया। उसने सबको ह्यून ने जो किया उसके बारे में चुप रहने को भी कहा, क्योंकि ह्यून ने एक फेक नेम यूज किया था। उन्हें इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। जो कील बाहर निकली होती है उस पर हथौड़ा लगता ही है और बहुत ज्यादा अटेंशन सिर्फ ट्रबल लाएगी। कुछ टाइम बाद वापस उस केव में वो वर्जिन जिनसेंग जा चुका था। वो केओस सर्वेंट उसे सर्च करते हुए वहां आया और इस थेफ्ट पर इतना फ्यूरियस हुआ कि उसने ऑलमोस्ट अपने ही बंदों को मार डाला। उसने उन्हें उस थीफ को तुरंत ढूंढने और उस पर्सन की पूरी फैमिली को वाइप आउट करने का ऑर्डर दिया। वो आइटम जा चुका था और अब वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। फाइंडर्स कीपर्स, लूजर्स वीपर्स। जब ह्यून आखिरकार उठा तो उसे रियलाइज हुआ कि वो